उर्वशी और मोनिका दोनों बहुत अच्छी सहेलियां होती है। जब जब उर्वशी मोनिका के घर जाती है, मोनिका का भाई सागर बहुत खुश होता है। अरे उर्वशी, तुम कब आई? क्या मोनिका, अगर मुझे तुम पहले बता देती तो मैं उर्वशी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता ना। वाह भैया वाह, अगर मैं आपको कमरे से उठकर मेरे लिए फ्रिज में से पानी लाने के लिए कह दूं तो आप मेरे साथ कितनी बहस करते हो, और अब उर्वशी के लिए इतना सब कुछ। अरे बाबा, ये तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं सब समझ रही हूँ भैया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। उर्वशी को वो कपिल आइसक्रीम शॉप की कुल्फी बहुत पसंद है ना। हाँ सागर, वो तो है, लेकिन उस शॉप में कुछ लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, हम घर पर ही कुछ मीठा खा लेते हैं। वैसे भी आंटी जी ने हलवा बनाया है। नहीं उर्वशी, तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। चलो, अब मैं लेकर आता हूँ। पर सागर, अरे भैया रुक जाइए ना, तुम्हारा भैया भी ना सच में अलग ही है। अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है उर्वशी, बाकी टाइम तो भैया कुछ भी नहीं करते हैं। फिर सागर कुल्फी लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा रहता है। उर्वशी और सागर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और एक दिन सागर अपने दिल की बात उर्वशी से कह देता है। हाँ उर्वशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सागर, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है, और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ सागर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात थे तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? पता नहीं सागर, जैसे तुम मन ही मन मुझे चाहते रहे, वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहती रही। फर्क बस इतना है कि तुम्हें आज इजहार करने की हिम्मत मिल गई, और मैं तो बस अभी तक डरती हिचकिचाती थी। फिर सागर और उर्वशी अपने प्यार के बारे में घर पर बता देते हैं, और ये जानकर सागर की माँ मंजू, पिता इंद्रनील और मोनिका काफी हैरान रह जाते हैं। ये तो क्या कह रहा है सागर बेटा? मुझे तो लगा ही था कि भैया उर्वशी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरी पक्की सहेली है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों में जो है वो प्यार है। अगर सागर को उर्वशी पसंद है तो उसमें हर्जी क्या है? सागर बेटा, मैं तेरे और उर्वशी के रिश्ते के लिए राजी हूँ। पर इंद्रनील जी, उर्वशी एकदम नए जमाने वाली लड़की है। फिर क्या, भले ही वो नए जमाने की लड़की है, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, और हम तो इसे कब से देखते आ रहे हैं। मुझे तो उर्वशी सागर के लिए बहुत पसंद है। इसका मतलब अब मेरी ही सहेली मेरी भाभी बनेगी क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मोनिका, अब तो ऐसा ही होगा। और माँ, उर्वशी को आपने बस मोनिका की सहेली के रूप में ही देखा है, लेकिन वो एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी भी बन सकती है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। इंद्रनील जी की तरह मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। फिर मंजू और इंद्रनील की सहमति से सागर और उर्वशी की शादी हो जाती है। लेकिन मोनिका को कहीं ना कहीं इस शादी से ऐतराज होता है। माँ, उर्वशी आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे मोनिका, अब मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, तो तुम मुझे भाभी कहकर पुकारा करो, नाम लेकर नहीं। अरे चल चल, बड़ी आई, मैं नहीं पुकारने वाली तुझे भाभी कहकर। देखो मोनिका, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। घर में कोई तुम्हें कहकर नहीं दिखाएगा, लेकिन बाहर वाला कोई तुझे अपनी भाभी को नाम से पुकारते हुए सुन लेगा तो वो तेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। भाभी माँ समान होती है, इसीलिए उसे आदर और सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। हे भगवान, अच्छा ठीक है मेरी प्यारी भाभी, अब तो बता दो
कि नाश्ते में क्या बनाया है। आज नाश्ते में सागर के पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं। तुमने आज तक मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए नहीं है ना? तो आज खाकर देखो, खाओगी तो फैन बन जाओगी। अरे रे उर्वशी, मेरा मतलब भाभी, मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या? तो फिर अब तुझे क्या खाना है? मुझे इडली डोसा खाना है। आपने डोसे का आटा लाया था ना माँ? तो भाभी, आप मुझे डोसा ही बनाकर खिला दो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी से बनाओ, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? अब ये भला क्या बात हुई मोनिका? मैंने पहले से ही सबके लिए नाश्ता बना दिया है, तो मैं फिर से अलग डिश क्यों बनाऊं? मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ा तो समझो मोनिका। नहीं भाभी, मुझे अभी कुछ भी नहीं समझना। कैसी सहेली है यार तू? क्यों? अब क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों सहेली नहीं बल्कि ननंद और भाभी बन चुके हैं, और मुझे नाम से नहीं बल्कि भाभी कहकर पुकारो। तो अब मेरी प्रिय भाभी, मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता बनाइए। तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। बाय। इसकी तो ऐसी की तैसी, बहुत नालायक बन चुकी है ये तो। फिर उर्वशी को मोनिका के लिए अलग से डोसा और इडली बनाना पड़ता है, और इस वजह से उसका काम बहुत बढ़ जाता है। और अब घर में भी उर्वशी को ही मोनिका का आधे से ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज आ गई मोहतरमा। चलो अब जल्दी से तुम अपना कमरा साफ करो। कितना गंदा रखा हुआ है। अगर किसी ने आकर इसे देख लिया तो क्या कहेगा? अरे भाभी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी के पहले जब तुम मेरे कमरे में आया करती थी, तब भी तो मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ रहता था, और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो अब क्यों बोलने लगी हो? क्योंकि तब मैं पराई थी मोनिका, लेकिन अब ये घर मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे हैं, और इस घर का कोना कोना साफ रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, और कमरे को अच्छे से साफ कर दो। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। पर तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही इसे साफ कर दो, मोनिका। फिर मोनिका वहां से चली जाती है, और उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। बेवकूफ कही कि अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं, और ये सारी ननंदें ऐसी ही होती है। और अब मेरी सहेली मोनिका भी धीरे धीरे जहरीली ननंद बनती जा रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उर्वशी मोनिका का पूरा कमरा साफ कर देती है। फिर एक दिन, देखो ना माँ, इस फ्रॉक में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बेटा, सच में इस ड्रेस में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। आज रीयूनियन पार्टी में तो मैं कहर ढाने वाली हूँ। अरे वाह मोनिका, तुम भी रीयूनियन पार्टी के लिए तैयार हो गई? इतने सालों बाद हम हमारे स्कूल के दोस्तों को मिलने वाले हैं। कितना मजा आएगा ना? अरे बहू, ये तूने क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? जो ड्रेस मोनिका ने पहनी है वैसा ही शॉर्ट ड्रेस मैंने भी पहना है माँ जी। अभी के अभी इसे निकाल दे और कुछ और पहन ले जो अच्छा लगे और जिसमें तेरा पूरा शरीर ढक जाए। लेकिन क्यों माँ जी? जब ऐसी ड्रेस मोनिका पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि मोनिका इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। लेकिन बहू हो तो क्या हुआ माँ जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देख उर्वशी, तुझे मेरी बात पसंद आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल दे, वरना उस पार्टी में जा ही मत। मोनिका बेटा, तू अकेले ही चली जा। ऐसे कैसे माँ जी? आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी और वो भी इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। अरे भाभी, माँ का थोड़ा तो लिहाज रखिए। चुप हो जा मोनिका, शादी के बाद तू भी बहुत बदल चुकी है। अपनी सहेली की तरफ से बोलने की जगह तू मुझे भाभी समझकर मेरे साथ ननंदों वाला बर्ताव कर रही है।
इस तरह उर्वशी मंजू की कोई बात नहीं मानती और वो उन्हीं कपड़ों में पार्टी में चली जाती है, जिससे मंजू का माथा गर्म हो जाता है। फिर रात में अपनी बीवी को समझा कर रख दे, मैं उसकी सास हूँ और सास के आदेश का पालन करना एक बहू का फर्ज होता है। माफ कीजिए माँ, लेकिन जो कुछ भी उर्वशी ने किया है एकदम सही किया है। अरे जब आप मोनिका को छोटे कपड़े पहनकर भेजने के लिए राजी हो तो उर्वशी ने क्या बिगाड़ा है आपका, और जमाना कहां से कहां जा चुका है। सागर एकदम सही कह रहा है। और वैसे भी मंजू, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके स्वभाव और संस्कारों से पहचाना जाता है। इसीलिए बहू और बेटी में भेदभाव करना बंद करो। इंद्रनील के बोलने पर मंजू चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी हे भगवान, मुझ अकेली को इन सब के लिए खाना बनाना होगा। लगभग 100 से 200 पूरियां तलनी है। एक काम करती हूँ, मोनिका से कहती हूँ मदद के लिए। फिर उर्वशी मोनिका के पास चली जाती है। अरे मोनिका, वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर रही ना, तो प्लीज मेरी मदद ही कर दो। मदद? कैसी मदद भाभी? मुझे अकेली को ही सारा खाना बनाना है, तो तुम रसोई में आकर मेरी पूरियां तलने में मदद कर दो ना प्लीज मोनिका। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी ये काम। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखो मोनिका, झूठ मत बोलो और चलो जल्दी। ज्यादा नखरे मत करो। दिन भर तो तुम कुछ भी नहीं करती, तो तुम्हारा हाथ किस कारण से दुख रहा है? ओ हेलो, बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, और मैं कोई काम तुम्हें बताकर थोड़ी ना करती हूँ। तभी वहां पर मंजू आती है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। और बहू, तू मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही है? पूजा का सारा भोग तुम्हें ही बनाना है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और ये पूजा तुम्हारे और सागर के लिए रखी गई है। इसमें किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। अब जाओ, अच्छे से खाना बनाओ और याद रहे, बगैर प्याज और लहसुन के खाना बनाना है। ठीक है माँ जी। अब उर्वशी को मंजू और मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों माँ और बेटी ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मन तो ऐसे करता है कि दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊं। दिन भर अकेले ही सारा खाना बनाकर उर्वशी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। और फिर रात में सागर उसे दवाई देता है। ये लो उर्वशी, मैंने खास तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध बनाया है। शुक्रिया सागर। तो अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? अब मैं ठीक हूँ सागर, पहले से काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है, और तुम्हारे होने से ही मेरी आधी मुश्किलें यूं ही चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सागर, मोनिका के कारण मैं थोड़ी उदास हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जब से मैं उसकी भाभी बन गई हूँ, तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। वो तो बस मुझसे ही सारे काम करवाती रहती है, और अगर मैं उसे कोई काम कह दूं, तो वो मुझे 10 बहाने देती है। ऐसे कैसे चलेगा सागर? उसे भी मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तुम ही उसे कुछ कहो, क्योंकि वो अब तुम्हारी ही सुनेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं सुनती। उल्टा वो तो मुझसे ही लड़ बैठेगी। तुम ही उसे समझाओ। आखिरकार तुम दोनों में पुरानी दोस्ती का रिश्ता है। लेकिन वो उस दोस्ती को भूल चुकी है सागर, और मेरे साथ एक ननन जैसा बर्ताव करके वो मुझे और परेशान करने लगी है। सागर और उर्वशी की ये सारी बातें इंद्रनील कमरे के बाहर से सुन लेता है। फिर अगले दिन, हाँ मोनिका, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से तुम भी अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? घर की बेटी से अब आप क्या चूल्हा चौका कराओगे क्या? हाँ तो उसमें गलत क्या है? जब दूसरों की बेटी से तुम्हें काम करवाना अच्छा लगता है, तो खुद की बेटी 2-4 काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और कल को इसे भी विदा होकर दूसरे घर में जाना है। अरे यार, अब ये क्या नई परेशानी है? अब मोनिका अपना सर पकड़ लेती है। अब आगे क्या होगा
जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। क्या भाई, आप दोनों मुझे इतने भी पैसे नहीं दे सकते क्या? मेरी सारी सहेलियां उस मेले में जा रही है और मुझे भी वहां पर जाना है। लेकिन छोटी, हमारी तनख्वाह में से आधे पैसे तो सारे खर्चों को निपटाने में ही चले जाते हैं और बाकी के आधे पैसे हम किसी और काम में लगाने वाले हैं। हाँ छोटी, वरना तुझे कभी किसी चीज के लिए मना किया है क्या हमने? नहीं ना। लेकिन भाई, वो मेला साल में एक बार ही लगता है, बार बार नहीं आता। अच्छा ठीक है, जाने दे राहुल। ये लो छोटी, ये पैसे रख लो। हमें जिस काम के लिए पैसे लगने वाले थे वो काम हम अगले महीने कर देंगे। तुम जाओ और मेले में खूब मजे करो। शुक्रिया भाई, आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। लेकिन संभाल कर। हाँ, आंचल अपने दोनों भाई राहुल और जतिन के साथ ही रहती है। कई सालों पहले उन तीनों के माता पिता का देहांत हुआ होता है और उसके बाद राहुल और जतिन ने ही अपनी छोटी बहन को पाल पोस कर बड़ा किया होता है। वो दोनों प्रताप सेठ के यहाँ पर नौकर और ड्राइवर का काम करते हैं। राहुल, जतिन, कहाँ पर जा रहे हो तुम दोनों? इधर आओ, मेरे साथ बैठकर चाय और नाश्ता करो। पर सेठ जी, हम आपके साथ कैसे? अरे बाबा, मैं तुम दोनों को नौकर नहीं मानता। तुम दोनों तो मेरे अपने ही हो। अब आओ, शर्माओ मत। आपका बहुत धन्यवाद सेठ जी, आप सच में बड़े दिलदार हो। प्रताप सेठ की दोनों बेटियां नैना और सोनिया विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस घर लौटती है और उन दोनों को भी राहुल और जतिन का ये स्वभाव अच्छा लगने लगता है। ऐसे ही एक दिन, जतिन, आज तो पेट में चूहों ने जंग लड़नी शुरू कर दी है। बहुत भूख लगी है यार। हाँ यार, आज छोटी ने जरूर कुछ स्वादिष्ट बनाया होगा। लेकिन जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि खाना तो बना भी नहीं है। अरे, ये क्या है छोटी, तुमने आज खाना क्यों नहीं बनाया? हाँ छोटी, हमें बहुत तेज भूख लगी है। अरे भाई, वो घूम घूम कर मेरे पैर बहुत दर्द कर रहे थे और इसीलिए मुझे काफी थकावट भी हो गई थी। माफ कीजिए भाई, लेकिन आप दोनों चिंता मत करो, मैं अभी कुछ बना देती हूँ आपके लिए। अरे रहने दे छोटी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। आज के दिन तो आराम कर ले। हाँ छोटी, हम दोनों अभी दिवाकर के ढाबे से खाना लेकर आते हैं। हाँ भाई, यही सही रहेगा। ऐसे ही एक दिन, अरे जतिन, आज सेठ जी के साथ कहीं बाहर नहीं जाना क्या? अरे नहीं, सेठ जी ने कहा है कि दोपहर के बाद एक बैठक है तो हमें वहां पर जाना है, इसीलिए मैं रुका हूँ। अच्छा ठीक है, तू बैठ जा यहाँ पर, तब तक मैं अपना काम निपटा लेता हूँ। ठीक है राहुल। तभी जतिन की नजर टेबल पर पड़ी किताब पर जाती है। अरे ये क्या, ये तो गलत हिसाब किताब है और एक ही जगह पर ये नाम बार बार लिखा हुआ है, यानी एक ही जगह के पैसे 2 बार गिने गए हैं। ये तो बहुत ही गलत है। राहुल, इधर आकर तू भी एक बार देख ले। फिर राहुल भी वो किताब देखता है। हाँ जतिन, ये तो सच में गलत है। फिर प्रताप के आने के बाद वो दोनों उसे हिसाब के गलत होने के बारे में बताते हैं। बहुत खूब बच्चों, और तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि तुम दोनों अगर आज मुझे इस गलती के बारे में नहीं बताते तो मुझे बहुत सारा नुकसान हो जाता। सच में तुम दोनों तो काफी होशियार और बुद्धिमान हो। धन्यवाद सेठ जी। हमने पढ़ाई तो की नहीं है, लेकिन जो कुछ भी सीखा है जिंदगी से ही सीखा है। तभी वहां पर नैना और सोनिया आती है। अरे वाह, तुम दोनों तो वाकई में कमाल के हो। क्यों सोनिया? हाँ नैना, तुमने बिल्कुल सच कहा। अब धीरे धीरे सोनिया और जतिन और राहुल और नैना के बीच प्यार होने लगता है और एक दिन वो लोग एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और प्रताप को भी अपने प्यार के बारे में बता देते हैं। क्या कहा? तुम दोनों राहुल और जतिन से प्यार करती हो?
हाँ पापा। और पापा, हम जानते हैं कि वो गरीब है, लेकिन वो दोनों दिल के बहुत अमीर है। और मैं जतिन से बहुत प्यार करती हूँ पापा। और मैं भी राहुल के बिना नहीं रह सकती पापा। इसीलिए हम दोनों उनके साथ शादी करना चाहते हैं। घबराओ मत बच्चियों, मैं बाकी के अमीर बापों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, जो अपनी बेटियों को किसी गरीब लड़के के साथ शादी नहीं करने दूंगा। जितिन और राहुल मेरे यहाँ पर पिछले कई सालों से काम कर रहे हैं और मैं उन दोनों को अच्छे से जानता हूँ कि वो दोनों कितने अच्छे और संस्कारों वाले हैं। इसलिए मैं तुम दोनों की शादी उन दोनों से जरूर करवाऊंगा। क्या? सच पापा? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ पापा, आपने तो आज हमारा दिन ही बना दिया। सच में आपका बहुत शुक्रिया। अब प्रताप शादी के पहले ही अपने आधे व्यवहार को राहुल और जतिन के हवाले सौंपने का तय करता है। पर सेठ जी, हम दोनों भाई आपका व्यवहार कैसे संभाल पाएंगे? हाँ सेठ जी, ये बहुत मुश्किल होगा। जहां तक मैं तुम दोनों को जानता हूँ, तुम दोनों बहुत होशियार हो और तुम दोनों को जो काम सौंपा जाए वो तुम दोनों भली भांति समझकर एकदम अच्छे से पूरा करते हो। और इसीलिए मैंने ये फैसला लिया है। वैसे भी एक व्यापारी को इतना पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं होती, बल्कि उसे तो व्यापार को समझना और उसे अच्छे से चलाना आना चाहिए, जो तुम दोनों अच्छी तरह से कर सकते हो। धन्यवाद सेठ जी, हम पर इतना भरोसा करने के लिए। अरे मुझे पूरा विश्वास है कि तुम दोनों न सिर्फ मेरी बेटियों को बल्कि मेरे आधे व्यापार को भी अच्छे से संभालोगे। और हाँ, मुझे आज से सेठ जी नहीं पापा जी कहो, क्योंकि अब तुम दोनों मेरे होने वाले दामाद हो। इस तरह अब उन चारों की शादी हो जाती है और प्रताप जतिन और राहुल को भेंट स्वरूप में एक नया घर देता है, जो काफी बड़ा और सुंदर होता है। आंचल की दो भाभियों के साथ साथ उनके घर में दो नौकर भी आते हैं। अरे वाह, ये कपड़े तो कितने महंगे और खूबसूरत है। और ये वाली रजाई, ये भी कितनी मुलायम है और कितनी बड़ी है। अब तो मैं इसे ही ओढ़कर सोऊंगी। हाँ छोटी, तुम अब इसे ही लेकर सोना। और हाँ, ये कोई रजाई नहीं है, इसे ब्लैंकेट कहते हैं। अच्छा ठीक है भाभी, वैसे आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे लिए आपने इतने सारे तोहफे लाए। मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ, क्योंकि आज मेरे पास मेरे खुद का कमरा है। मैं तुम्हारी खुशी को पूरी तरह समझ सकती हूँ छोटी। अब तुम्हारी भाभियाँ आ चुकी है, तो तुम्हें कुछ भी चाहिए हो या फिर किसी चीज की मदद लगे तो तुम सीधे आकर हमसे बोलना, ठीक है ना? ठीक है भाभी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक दिन, हाँ मैडम, दोनों सेठ जी और सेठानी जी वो सुबह सुबह हनीमून के लिए निकल गए। क्या? अच्छा ठीक है, तुम जाकर अपना काम करो। फिर वो नौकर वहां से चला जाता है। ये चारों ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ? रातों रात फुर हो गए और मुझे उस बात की भनक तक नहीं पड़ने दी। अरे कम से कम बता कर तो जाते। साथ में लेकर जाना तो दूर की बात है। आने दो इन्हें अब। मेरे दोनों भाई तो बीवियों के आने के बाद बदल ही गए हैं। फिर जब वो चारों हनीमून से वापस लौटते हैं, तभी आंचल उन पर गुस्सा होती है। भाई, आप दोनों कितने बदल गए हो। आपको तो मुझे बताकर जाना भी जरूरी नहीं लगा। अरे छोटी, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हमें तो अपनी बीवियों को सरप्राइज देना था, इसीलिए हमने तुम्हें भी कुछ नहीं बताया। हाँ छोटी, क्योंकि अगर हम तुझे बता देते तो तुम हमारा सारा प्लान चौपट कर देती, क्योंकि तुम जाकर तो उन्हें ही बताती ना। और हमारी फ्लाइट सुबह के 4 बजे की थी और उस वक्त तुम्हारी नींद ना टूटे, इसीलिए हमने जाते समय तुम्हें उठाया नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अपनी बीवियों को सरप्राइज देने बराबर लेकर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि अपनी बहन को भी कहीं घुमाने लेकर जाए। ऐसे ही एक दिन
जतिन और राहुल अपनी बीवियों के लिए साड़ियां लेकर आते हैं। ये लो सोनिया, तुम्हारे लिए यह प्यारी सी साड़ी। अरे वाह जतिन, ये साड़ी तो कमाल की है। हाँ राहुल, मानना पड़ेगा तुम्हारी पसंद को। ये तो एकदम डिजाइनर साड़ी है। और नहीं तो क्या। अरे तुम्हें क्या लगा, हम दोनों तुम्हारे लिए कोई हल्की साड़ी लेकर आएंगे? लेकिन भाई, आप दोनों ने तो बस भाभीियों के लिए ही साड़ियां लेकर आ गए। मेरे लिए कुछ लाया नहीं क्या आपने? अरे छोटी, कल एक बहुत बड़ा त्योहार है और उसमें एक सुहागन अपने पति के लिए व्रत रखती है। और उसी में ये रस्म होती है कि पति अपने पसंद से अपनी बीवियों के लिए साड़ी लेकर जाता है, फिर चाहे वो कैसी भी हो। हाँ छोटी, और इसीलिए हम ये साड़ियाँ तेरी भाभीियों के लिए लेकर आए हैं। अब तुम्हारा थोड़ी ना कोई व्रत है कल, पगली कही की। फिर भी भाई, आप दोनों को मेरे बारे में एक बार तो सोचना चाहिए था। अगर आप दोनों इतनी बड़ी दुकान में गए थे तो लगे हाथ मेरे लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आते ना। ये आपने बहुत गलत किया है भाई। अरे बाबा, माफ कर दो, लेकिन अगर तुम्हें कुछ लेना ही है तो हमसे पैसे लेकर जाकर खरीद के आओ। उसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ छोटी, अरे हम तो वहां पर सिर्फ तेरी भाभीियों के लिए ही खरीदारी करने गए थे। अब ये लो कार्ड और जाओ, जो खरीदना है खरीद कर आओ। नहीं भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए, रहने दीजिए। इतना बोलकर आंचल वहां से अपने कमरे में चली जाती है। देखा, शाम से रात हो गई। ऐसा नहीं कि बहन रूठी है तो खुद जाकर उसके लिए कुछ लेकर आए। मेरे दोनों भाइयों के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है। उनके दिल में तो बस भाभिया ही बसी हुई है। ऐसे ही एक रोज, ये देखो, ये वॉलपेपर की डिजाइन कितनी अच्छी है ना, और ये हमारे घर पर बहुत अच्छी लगेगी। क्यों छोटी? नहीं भाई, ये वाली डिजाइन नहीं, ये मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, बल्कि ये वाली हमारे घर पर अच्छी तरह से जचेगी। देखना आप। अरे नहीं आंचल, ये डिजाइन तो काफी पुराना और मामूली सा है। राहुल, मैं तो कहती हूँ कि यही डिजाइन सही रहेगा, क्योंकि ये डिजाइन तो एकदम क्लासी लग रहा है। हाँ, नैना बिल्कुल सही कह रही है। हमारे घर पर ये वाली डिजाइन बड़ी अच्छी लगेगी। ठीक है फिर राहुल, अगर हमारी बीवियाँ कह रही है तो यही वाली डिजाइन फिक्स करते हैं। अब ये देखकर आंचल को फिर से गुस्सा आ जाता है। भाभियों की पसंद अच्छी और मेरी पसंद बुरी। भाभियाँ आते ही भाई तो जैसे जोरू का गुलाम बन गए हैं। फिर एक दिन अचानक से आंचल की तबीयत खराब हो जाती है। कैसी है इसकी तबीयत अब? ठीक ही है, मैं दवाई दे रही हूँ समय समय पर। सोनिया इसके लिए सूप बना रही है और सूप पीने के बाद इसे काफी राहत भी मिलेगी। चलो अच्छा है, अपना ख्याल रखना छोटी। मैं और जतिन अब काम पर जा रहे हैं, लेकिन इस बार हमें तुम्हारी कोई चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे पास तुम्हारी भाभिया जो है वो तुम्हारी अच्छे से देखभाल करेगी। लेकिन भाई, आप भी रुक जाओ ना। अरे नहीं छोटी, आज हमारी एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। बहुत सारे लोग आने वाले हैं, इसीलिए हमारा जाना भी जरूरी है, वरना हम यहाँ पर जरूर रुक जाते। ठीक है भाई, जाइए आप। आंचल अब फिर से दुखी हो जाती है और फिर ठीक होने के बाद में वो अपना सारा दुखड़ा अपनी सहेलियों को बताती है। बाप रे आंचल, मैं तो तुझे बता दे रही हूँ, अपने भाइयों को संभाल के रख, वरना तेरी ये भाभिया तुझे तेरे ही भाइयों से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगी। अरे नहीं आंचल, ऐसा कुछ नहीं होगा। अरे अब काम भी कितना बढ़ चुका है उनका, इसीलिए उन्हें काम पर भी ध्यान देना होगा ना, और इसी वजह से वो तुम्हारे पास ध्यान नहीं दे पा रहे। अरे लेकिन इसकी जगह पर उनकी बीवियां होती तो वो दोनों बराबर रुक जाते। और वैसे देखा जाए तो शादी के पहले जब आंचल बीमार पड़ती थी तभी तो वो दोनों अपना काम धाम छोड़कर बस इसकी ही देखरेख करते थे। तो अब क्या हुआ? हाँ, अरे पहले तो इसके भाई नौकर थे वहां पर, लेकिन अब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहा।
वो दोनों अब इतने बड़े व्यापार को चला रहे हैं, उन्हें वहां पर अपना पूरा ध्यान लगाना पड़ता है। वो भी तो समझो ना। अरे ऐसा भी क्या काम जो अपनी बहन पर ही ध्यान ना दे सके? आखिर उन्हें काम जरूरी है या फिर अपनी बहन की सेहत? अरे यार, तुम दोनों की बातें सुनकर मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन अब बस, बहुत हुआ। मैं मेरे दोनों भाइयों को मुझसे अलग बिल्कुल नहीं होने दूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। रूपल और नवीन दोनों अपने कॉलेज के लास्ट ईयर में पढ़ रहे होते हैं। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ये देखो नवीन, मैंने आज तुम्हारी पसंद की पूरी सब्जी और शीरा लाया है। तुम्हें बहुत पसंद है ना ये, इसीलिए भाभी से कहकर बनवा लिया है मैंने। अरे यार रूपल, तुम क्यों हर रोज मेरे लिए एक्स्ट्रा खाना लाती हो और सुबह सुबह भाभी को क्यों परेशान करती हो तुम? अरे पागल हो क्या? इसमें कौन सी परेशानी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और प्यार करती हूँ मैं तुमसे। और अगर मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रखूंगी तो क्या कॉलेज के चपरासी का ख्याल रखूंगी क्या? पागल कहीं के। अच्छा बाबा ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। देखो नवीन, तुम इस शहर में हॉस्टल में रहते हो और वहां तो तुम्हें अच्छा खाना भी नहीं मिलता होगा। इसीलिए मैं अपनी तरफ से जितना हो सकता है तुम्हारे लिए उतना जरूर करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान। लव यू। लव यू टू बाबू। अच्छा अब ऐसी बैठी क्यों हो? खाना खिलाओ ना मुझे। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। फिर रूपल उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। क्या स्वादिष्ट खाना बनाती है तुम्हारी भाभी। हाँ नवीन, तुमने बिल्कुल सही कहा। मेरी भाभी तो बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। बचपन में ही माँ और पापा मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए, जिसके बाद मैं अपने मामा के साथ गांव में रहा। लेकिन यहाँ शहर में आने के बाद तुमने मुझे अकेला बिल्कुल महसूस नहीं होने दिया। मैं काफी ब्लेस्ड हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और मैं भी नवीन, तुम्हारे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही एक रोज, वाओ भाभी, क्या मजेदार बनी है ये गट्टे की सब्जी। हाँ हाँ हाँ, मजा ही आ गया। पेट भर कर खाओ, कुछ ही दिनों बाद तुम्हारी फाइनल एग्जाम भी है ना। हाँ भाभी, वो तो है। बड़ी अजीब बात है। अरे रूपल, तुझे तो ये गट्टे की सब्जी इतनी पसंद नहीं थी ना, तो फिर आज तुझ में किसकी आत्मा घुस गई है जो तू इतने चाव से ये सब्जी खा रही है? हैं? ओफो माँ, पहले मुझे ये सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन अभी पसंद है ना, क्योंकि अभी भाभी ने जो बनाई है। और पहले उसे आप बनाती थी ना, इसीलिए मुझे उतनी पसंद नहीं आती थी। रूपल, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे? ज्यादा खीकी खूखू मत कर, वरना एक मुक्का मारकर सारे दांत तोड़ दूंगी तेरे, करमजली कही की। फिर एक दिन जब रात में पल्लवी पानी लेने उठती है, तब वो रूपल के कमरे से उल्टी करने की आवाज सुनती है और फौरन उसके कमरे में चली जाती है। अरे रूपल, तुम ठीक तो हो ना? हाँ हाँ भाभी, मैं ठीक हूँ। बस थोड़ी सी उल्टी हो गई मुझे। हे भगवान, लेकिन ऐसे कैसे अचानक से? तुमने जरूर बाहर का कुछ खराब खा लिया होगा, है ना? नहीं भाभी, ऐसा कुछ भी नहीं खाया मैंने। लेकिन उसके बाद भी फिर पल्लवी उसे पानी देती है। ये लो, पानी पियो और आराम से बैठो यहाँ पर। रूपल पानी पीती है और तभी उसे आराम मिलता है। भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है। आप निश्चिंत रहिए। हाँ रूपल, लेकिन फिर भी तुम ये गोली खा लो, इससे तुम्हें फिर उल्टी नहीं आएगी
और अब सो जाओ, सुबह तक तुम्हें और बेहतर लगेगा। थैंक यू भाभी। रूपल के हाव भाव काफी बदल चुके थे। फिर एक दिन कॉलेज के बाद रूपल और नवीन दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं। तभी रूपल इमली का पेड़ देखती है और उसका जी मचलने लगता है। मैं कुछ नहीं जानती नवीन, जल्दी से पेड़ पर चढ़ो और इमली तोड़ो मेरे लिए। मुझे ये इमली खाने का बहुत मन कर रहा है, मुंह से लार टपक रही है मेरी। प्लीज तोड़ो ना नवीन। क्या? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या रूपल? या फिर तुमने मुझे कोई बंदर समझ के रखा है? हाँ, तुम मेरे बंदर ही हो। अब ज्यादा बकवास मत करो और जल्दी से यह इमली तोड़ो। अरे यार, तुम भी ना सच में कभी कभी तो एकदम बच्ची बन जाती हो। फिर नवीन उस पेड़ पर चढ़ता है और इमली तोड़कर रूपल को देता है, जिसके बाद रूपल उसे बड़े प्यार से खाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। घर में भी रूपल के बदलाव देखकर पल्लवी को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों जब जब शॉपिंग पर जाते हैं तब तब रूपल ढेर सारे पकवान खाया करती है और साथ ही उसे अब पहले से कुछ ज्यादा ही थकावट होने लगती है। भाभी, आज तो मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। अरे, इतनी जल्दी सोने जा रही हो? क्या बात है रूपल, आजकल तुम पहले से कुछ ज्यादा ही थक जाती हो और खाना पीना भी तुम्हारा कितना चेंज हो गया है और तुम्हारी क्रेविंग्स भी कितनी बढ़ गई है। ऐसा लगता है कि तुम प्रेग्नेंट हो। क्या भाभी, आप भी अब मन करता है तो खा लेती हूँ, उसमें क्या होता है? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। और तुमने सही कहा, जितना खाना है खाया करो और तुम जितनी फरमाइश करोगी मैं उतनी पूरी करूंगी। सो डोंट वरी, आखिर तुम मेरी ननंद हो और मुझे तो मेरी छोटी बहन जैसे लगती हो। हाउ स्वीट भाभी, थैंक यू सो मच। इतना कहकर रूपल अपने कमरे में चली जाती है। हो ना हो, मुझे फिर भी दाल में कुछ काला लग रहा है। कल मैंने इसके बैग में इमली भी देखी थी। पहले तो ये 24 घंटे फुर्तीली रहती थी, लेकिन अभी जरा काम नहीं किया कि ये थक जाती है। और पहले तो 2 रोटियां खाने में भी इसे जान पर आता था, लेकिन अभी अभी तो ये फटाफट खा जाती है सब कुछ। और ये सारे लक्षण एक गर्भवती महिला के ही होते हैं। ऐसे ही एक दिन जब रूपल की माँ शीला और पापा दिग्विजय की 50वीं शादी की सालगिरह होती है, तभी उफ़ो, मैं केक लाना तो भूल ही गया। अब मैं क्या करूं? मुझे 5 मिनट में एक इम्पोर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग भी है। Why fear when रूपल इज हियर? अरे भाई, आप चिंता मत करो, मैं और भाभी जाकर केक लाते हैं। अरे लेकिन वेकिन छोड़ो, अभी बाकी की सारी तैयारियां हो गई है। अभी तो बस केक लाना ही बाकी है और तुम अपना काम कर लो। मैं और रूपल जाकर केक लाते हैं। वो सब तो ठीक है बहू, लेकिन तू अकेली ही जाना। इस रूपल को यहीं पर रहने दे। अब जब घर पर मेहमान आएंगे तो कोई तो घर पर रहना चाहिए ना। अरे जाने दो ना शीला, क्या तुम भी? इन दोनों ने पहले ही बहुत काम कर लिया है। सुबह से तो ये दोनों किचन में ही है। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेने जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से रास्ते में रूपल को उल्टियां होने लगती है और वो बेहोश हो जाती है। हे भगवान! रूपल, आंखें खोलो रूपल, टैक्सी टैक्सी। फिर टैक्सी में बैठकर पल्लवी रूपल को हॉस्पिटल लेकर जाती है और वहां जाकर उसका चेकअप किया जाता है। और तभी वो दोनों ऐसी खबर सुनते हैं जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। यस पल्लवी, तुम्हारी ननद गर्भवती है, वो भी 3 महीने की। क्या? फिर रूपल और पल्लवी दोनों डॉक्टर के कैबिन के बाहर आते हैं और पल्लवी रूपल पर बहुत गुस्सा होती है। रूपल, ये सब क्या है? अरे तुम अपना होश खो बैठी हो क्या? तुम्हें अंदाजा भी है कि ये सब तुमने क्या कर दिया है?
बिन बियाई गर्भवती हो चुकी हो तुम। हे भगवान, ये क्या कर दिया इस लड़की ने। भाभी, भाभी मुझे भी नहीं पता कि ये सब कब हुआ। कुछ महीनों पहले मैं और नवीन, हम दोनों जब कॉलेज ट्रिप पर गए थे तब हमने शराब पी ली थी और तभी शायद हम दोनों उस पल में कमजोर हो गए और ये सब उसी का नतीजा है। बाप रे, अब ये नवीन कौन है? नवीन और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं भाभी। फर्स्ट ईयर से मेरा और उसका अफेयर चल रहा है। वो हॉस्टल में रहता है। वो एक अनाथ लड़का है। गांव में उसके मामा रहते हैं और वो यहाँ पर पढ़ने आया है। देखो रूपल, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने जो भी किया है सब नादानी में किया है और नशे की हालत में किया है, लेकिन ये सब सरासर गलत है, बहुत गलत। सोचो जब घर वालों को इसके बारे में पता चलेगा तब क्या होगा। नहीं भाभी, ऐसा मत कीजिए, प्लीज किसी को कुछ मत बताइए। मुझे बहुत डर लग रहा है रूपल। मुझे भी भाभी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं क्या करूं? भाभी, आप मुझे अपनी छोटी बहन मानती हो ना, तो आपको मेरा साथ देना होगा, वरना घर वाले मेरी जान ले लेंगे। मेरी मदद कीजिए भाभी, मैं बुरी तरह फंस चुकी हूँ। फिलहाल तो हम दोनों घर चलते हैं और आगे क्या करना है ये हम कल देख लेंगे। आज माँ जी और पापा जी की एनिवर्सरी है। फिर रूपल और पल्लवी दोनों केक लेकर घर जाते हैं और दिग्विजय और शीला की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं। उस बीच वो लोग देखते हैं कि पल्लवी और रूपल बहुत चिंतित लग रहे हैं। अरे पल्लवी बहू, तुम दोनों इतने टेंशन में क्यों लग रहे हो? क्या बात है रूपल? हाँ बहू, अरे आज खुशी के माहौल में तुम दोनों के चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? कुछ हुआ है क्या? नहीं तो पापा जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ माँ पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अगले दिन पल्लवी रूपल के साथ नवीन को मिलने जाती है और वो उसे खूब सुनाती है। माफ कर दीजिए पल्लवी भाभी, लेकिन हम दोनों में जो भी हुआ है वो सब गलती से हुआ है, जाने अनजाने में हुआ है। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन अब इस गलती की भरपाई कैसे करोगे तुम दोनों? अरे नशे की हालत में इतनी हद कैसे पार कर सकते हो तुम दोनों? अब इस सब का अंजाम क्या होगा ये तो तुम दोनों को भी पता है। अरे अभी तक तुम दोनों ने अपना ग्रेजुएशन भी कंप्लीट नहीं किया है, तो आगे कैसे करोगे तुम? भाभी, प्लीज कोई सॉल्यूशन दीजिए, अब आप ही हमारी मदद कर सकती हो। हाँ पल्लवी भाभी, ठीक है, तो तुम दोनों को जिम्मेदार होकर एक दूसरे के साथ शादी करनी पड़ेगी, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। एक बार तुम दोनों ने शादी कर ली तो परिवार वाले क्या, कोई भी तुम दोनों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्या? शादी? हाँ नवीन, भाभी बिल्कुल सही कह रही है। हम दोनों शादी कर लेते हैं। घर वाले तो मारेंगे और पीटेंगे ही, लेकिन बाद में ना चाहकर भी हमारी शादी को और इस बच्चे को स्वीकार कर ही लेंगे। ठीक है, मैं अपने मामा से बात करता हूँ। आज तो बात नहीं हो पाएगी, कल पक्का करूंगा। आप दोनों मुझे कल इसी जगह पर मिलना, ठीक है नवीन? लेकिन मैंने तुमसे जो भी कहा है उसे अच्छे से ध्यान में रखना। बाय नवीन। बाय रूपल, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर वो दोनों वहां से चली जाती है। लेकिन अगले दिन जब वो दोनों फिर नवीन को मिलने जाती है तब उस बिल्डिंग का वॉचमैन बताता है कि नवीन गांव जा चुका है। क्या? वो गांव चला गया? ओह गॉड। भाभी, नवीन का तो फोन भी नहीं लग रहा, स्विच ऑफ बता रहा है। शांत रहो रूपल, और मुझे ये बता कि वो कौन से गांव में रहता है, कहाँ पर है उसका घर? नहीं भाभी, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती, मैंने उसे कभी पूछा ही नहीं। इसका मतलब वो हालातों से डरकर भाग गया, अब वो वापस नहीं लौटेगा रूपल।
नहीं, नवीन ऐसा नहीं कर सकता भाभी। अब मैं क्या करूंगी? इस मुसीबत भरी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूंगी? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देखो रूपल, अब तुम्हें घर वालों के सामने एकदम नॉर्मल रहना पड़ेगा और साथ ही अपनी क्रेविंग्स पर कंट्रोल करना होगा और इस बात का ख्याल रखना होगा कि घर वालों को तुम पर कोई शक ना हो, जैसे मुझे हुआ था। समझ गई ना? हाँ भाभी, समझ गई मैं। नवीन से मिले इस धोखे के कारण रूपल अब बहुत दुखी होती है और उसका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। फिर 2 दिन बाद जब रूपल के भाई अभिजीत को उसकी एक फाइल नहीं मिलती, तब वो उस फाइल को अपने पूरे घर में ढूंढने लगता है और तभी उसे रूपल के प्रेगनेंसी के रिपोर्ट्स हाथ लगते हैं, जिन्हें देख वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और सीधे जाकर रूपल को जोरदार थप्पड़ लगाता है। भाई, मैंने क्या किया? अरे अभी बेटा, क्या हुआ है? क्यों मारा उसे? अब बोलेगा भी? क्या हुआ है? ये देखिए, ये रिपोर्ट्स देखिए। ये नालायक बेशरम लड़की बिना शादी ब्याह के गर्भवती हो गई है। क्या? ये खबर सुनकर दिग्विजय और शीला के होश उड़ जाते हैं और पल्लवी और रूपल बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अब आगे इस कहानी में क्या होगा, क्या लिखा है रूपल की किस्मत में, जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग देखना मत भूलिए और हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें।